Hello guys, good morning, good evening and good afternoon. Whenever you are watching my channel, Namaskar. I am R.K. Verma and you are watching the channel Science Messenger. Today we will discuss about the motion chapter of class 9th science. So before starting the chapter motion, we have to discuss some important terms, that is rest and motion. तो व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट किसे कहते हैं? अगर कोई वस्तु, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और किसी वस्तु की पोजीशन आप यहाँ से टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है और टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसकी पोजीशन यहीं पर फिक्स है, तो ये कहा जाता है कि ये वस्तु रेस्ट में है। When an object does not change its position with the passage of time, then the object is called in the position of rest. जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तो कहा जाता है कि वो वस्तु रेस्ट में है, विश्राम में है, रुकी हुई अवस्था में है। तो मान लीजिए हम इस वस्तु की पोजीशन को समय के साथ साथ मेजर करना शुरू करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इस टाइम पर हम 0 मिनट, इसके बाद 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट एंड सो ऑन। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हम देख रहे हैं कि इस वस्तु की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अगर टाइम के साथ साथ वस्तु की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब कहा जाता है कि ये वस्तु रेस्ट में है, रुकी हुई अवस्था में है, विश्राम में है। नेक्स्ट है मोशन। When an object changes its position with the passage of time, then the object is called in the state of motion. मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पर है, ये आप यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। टाइम के साथ साथ जब आप मेजर करना 0 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए 0 मिनट पर यहाँ थी, ये मूव करके 1 मिनट पे यहाँ आ गई, 2 मिनट पे यहाँ आ गई। कहने का मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वस्तु की पोजीशन यहाँ पर थी, यहाँ पे हो गई, फिर यहाँ पे पोजीशन चेंज होती जा रही है। ये पोजीशन नंबर 1, ये पोजीशन नंबर 2, ये पोजीशन नंबर 3। तो समय के साथ अगर किसी वस्तु की पोजीशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो वस्तु मोशन में है। तो मोशन में होने का मतलब कि समय के साथ वस्तु की पोजीशन चेंज होना आवश्यक है। तो ये था रेस्ट और मोशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is known as distance। किसी वस्तु के द्वारा टोटल पाथ जितना कवर किया जाता है उसे हम उसके द्वारा चला गया डिस्टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई आदमी है, ये यहाँ से चलकर यहाँ जाता है, ए से बी, बी से सी और सी से डी। अगर कहा जाए इसने कितना डिस्टेंस तय किया तो टोटल पाथ की जितनी लंबाई है वही इसके द्वारा कवर्ड डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ लेंथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना टोटल पाथ लेंथ कवर किया जाता है, पूरे रास्ते की लंबाई, उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब आता है इसकी यूनिट।
यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर इन MKS। MKS सिस्टम में, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स होता है अमाउंट, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे 10 मीटर, 100 किलोमीटर। अगर कहा जाए कि एक व्यक्ति 10 मीटर चला, एक व्यक्ति 100 किलोमीटर चला, तो हमें केवल मैग्नीट्यूड पता चल रहा है कितना, 10 मीटर, 100 किलोमीटर। इसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि ये किस डायरेक्शन में चला। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो MKS में इसको नापा जाता है मीटर में, लार्जर यूनिट है इसकी किलोमीटर। अब हम देखेंगे बच्चों डिस्टेंस पर कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं, एक व्यक्ति है, ये 7 मीटर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है। इस तरह से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जिस सर्कुलर पाथ पर चल रहा है उसकी रेडियस है 7 मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन व्हेन ही कंप्लीट्स 1 राउंड। आदमी यहाँ से चल रहा है A से B, B से C, C से D, D से और A पर जब आ जाएगा तो उसका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। एक राउंड कंप्लीट करने में ये व्यक्ति यहाँ से चलकर यहाँ पुनः आता है। तो इसका मतलब वो इस सर्कुलर ट्रैक के पूरे सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। हमने आपको बताया कि डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ है, तो यहाँ से ये पाथ है इसका, यहाँ से आकर के यहाँ है, तो टोटल पाथ लेंथ इतना हुआ। तो हम निकालेंगे इसके लिए क्या, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस हम कैसे निकालते हैं, सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई r, तो ये हो जाएगा 2 पाई 22/7, r है हमारा 7 कट गया 44 मीटर। तो इस व्यक्ति के द्वारा 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा इसको, 44 मीटर। अब इसी में पूछ सकता है कि जब वो व्यक्ति 3 राउंड कंप्लीट करता है तो कितना होगा, तो 44 × 3 हो जाएगा। 2 राउंड कंप्लीट करता है तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, 44 × 2। अब देखिए क्वार्टर राउंड का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 कहाँ, ये देखिए सर्कुलर ट्रैक है, इसका 1/4 पार्ट ये है, A से B और B से C आ गया, तो ये हो गया हाफ पार्ट सर्कल का। तो क्वार्टर राउंड का मतलब कितना हो गया, जब हमारा 1 कंप्लीट राउंड है 44 मीटर, तो B का हम आंसर कैसे निकालेंगे, क्वार्टर राउंड का मतलब 1/4 ऑफ सरकमफेरेंस, तो 44 मीटर, ये हो जाएगा हमारा 11 मीटर। अब देखिए हाफ राउंड में यहाँ से B तक आएगा, तो हाफ राउंड का मतलब 2 क्वार्टर राउंड, 1 क्वार्टर राउंड प्लस 1 क्वार्टर राउंड, या हाफ राउंड का मतलब हो जाएगा हमारा हाफ इंटू सरकमफेरेंस 44, तो ये हो गया 22 मीटर। 3/4 पार्ट ऑफ सर्कुलर ट्रैक, तो 3/4 क्या हो गया, 1/4 ये हो गया, 2/4 ये हो गया, 3/4 ये हो गया। तो यहाँ A से D तक का डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4, 3/4 इंटू 44, तो ये हमारा हो गया 33 मीटर। इस तरह से हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगुलर ट्रैक है, इस तरह से A B C। एक आदमी यहाँ पर मान लीजिए कोई चींटा है, ये चींटा इस एंड A से B जाता है, B से C जाता है, और अगर इस A से B की लेंथ है 7 मीटर, B से C की लेंथ भी है 8 मीटर,
तो अगर पूछा जाए ए से बी और बी से सी तक जाने में इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, तो डिस्टेंस हो जाएगी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 7 + 8 इक्वल टू 15 मीटर। अगर पूछता है, ये मान लीजिए ये 9 मीटर दिया है, अगर पूछता है ए से चलकर बी तक जाने, बी से सी और सी से पुनः ए आने में कितना डिस्टेंस इसको कवर करना पड़ेगा, तो हम इसमें सी ए की वैल्यू भी जोड़ देंगे तो इसमें 9 मीटर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हम डिस्टेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डिस्टेंस विथ डायरेक्शन। हमने आपको बताया कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसी क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अमाउंट दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है डिस्टेंस विथ डायरेक्शन। जैसे कहा जाए कि ये व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, तो कहने का मतलब ये 10 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया और इसके साथ पर्टिकुलर नॉर्थ डायरेक्शन लगा दिया, तो डायरेक्शन भी इसके साथ लगी हुई है, तो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो गया डिस्प्लेसमेंट। और देखिए इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन किया जाता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे ए बी सी और डी, एक आदमी यहाँ से दौड़ते हुए ए से बी जाता है, बी से सी और सी से डी, तो जाहिर सी बात है पूरी डिस्टेंस हमारी क्या होगी, डिस्टेंस विल बी, टोटल पाथ लेंथ जोड़ देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस विथ डायरेक्शन। ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, इनिशियल और फाइनल के बीच का जो स्ट्रेट सीधा सीधा डिस्टेंस है, उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये है इनिशियल और ये है फाइनल। तो ये जो है ये इस पोजीशन से किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये प्लस ये है डिस्टेंस। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया ए डी, तो ए डी ये तो हो गया मैग्नीट्यूड जितनी इसकी लंबाई है, और इसके ऊपर ये एरो ऐसे लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी है ए डी, इसका मतलब केवल इसका मैग्नीट्यूड, केवल इसके साथ अमाउंट है, इसके साथ डायरेक्शन है, तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस और ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो मीटर। क्योंकि ये भी स्ट्रेट डिस्टेंस ही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसकी भी यूनिट होती है मीटर। अब जैसे मान लीजिए हमें ये एक आदमी है, ए से बी जाता है और इसकी दूरी है 50 किलोमीटर, और फिर इसका मूड बनता है, फिर ये लौट कर यहीं आ जाता है, तो अगेन 50 किलोमीटर। अब इसमें पूछा जाता है कि एक आदमी ए से बी जाता है और बी से लौटकर पुनः ए आ जाता है, तो फाइंड डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हमने आपको बताया टोटल पाथ लेंथ, ए से बी जाएगा 50 किलोमीटर, बी से ए आया 50 किलोमीटर, तो 50 प्लस 50 ये हो गया 100 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़रा देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस, सीधे सीधे दूरी। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था
ए बी सी डी ई, कोई वस्तु यहाँ से चल के ऐसे ऐसे यहाँ आती है, तो टोटल डिस्टेंस तो इसका हो जाएगा ये इस पाथ की लंबाई, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ये स्ट्रेट डिस्टेंस होगा। ये है इनिशियल ए, फाइनल ए। ए और ई के बीच का जो सीधा डिस्टेंस है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखिए जहाँ से चला वहीं आ गया उसी पॉइंट पर, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट भी वही फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस गैप निकालेंगे तो जहाँ से चला वहीं आ गया, तो दोनों एक ही पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल भी वही इनिशियल भी वही, तो हो गया डिस्प्लेसमेंट 0। दूसरा एक बेस्ट एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक कोई सर्कुलर पाथ है, सेवन मीटर रेडियस का। अब इस पर फिर से ये व्यक्ति यहाँ चलता है ए बी सी और डी। अब इसमें अगर पूछे कि एक कंप्लीट राउंड के बाद, आफ्टर 1 कंप्लीट राउंड फाइंड डिस्टेंस बी डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे आपने निकालेंगे डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ, सरकमफ्रेंस, तो आपने इसको निकाला था 44 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, जहाँ से चला वहीं आ गया, इनिशियल भी वही फाइनल भी वही, तो फाइनल माइनस इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो 1 कंप्लीट राउंड के बाद डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्टेंस 44 मीटर सरकमफ्रेंस के बराबर। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है अगर हाफ राउंड आएगा, ये ए से सी तक आ गया, तो डिस्टेंस आपने निकाला था हाफ सरकमफ्रेंस 22 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट डिस्टेंस, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, तो फाइनल और इनिशियल के बीच का गैप कितना है 7 मीटर, तो यहाँ पर हाफ राउंड के बाद डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 7 + 7 = 14 मीटर। जबकि डिस्टेंस आपने देखा था ये है हाफ सरकमफ्रेंस की लंबाई, डिस्टेंस होगी 22 मीटर। यहाँ पर ये भी पूछता है 3/4 सर्कुलर पाथ जब कवर करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्टेंस तो हो जाएगा सरकमफ्रेंस का 3/4, जिसको आपने निकाला था 33 मीटर। तो यहाँ पे देखिए फाइनल पोजीशन ये हो गई फाइनल, ये हो गया इनिशियल, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है, ये स्ट्रेट डिस्टेंस फाइनल और इनिशियल के बीच का ये है डिस्प्लेसमेंट। तो इसको निकालने के लिए ये 7 मीटर, ये 7 मीटर, तो ये हो जाएगा 7√2 मीटर पाइथागोरस थ्योरम से। तो इस तरह से हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। अब हम जरा कंपैरिजन के तौर पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर, ये है स्केलर, इसकी भी यूनिट है मीटर, इसकी भी यूनिट है मीटर। इसको अगर हम डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी से डिनोट करें, इसको कैपिटल डी से डिनोट करें, तो डी मतलब डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू डिस्टेंस के बराबर होगी या हमेशा डिस्टेंस से कम होगी। सेम यही रिलेशन हम यहाँ लिख सकते हैं, डी विल बी आइदर ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू डिस्टेंस के बराबर हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ए से बी गया, तो यहाँ से यहाँ अगर स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है डी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और अगर
यहाँ से यहाँ आ गया तो ये देखिए ये डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू डिस्टेंस के बराबर हो सकती है या हमेशा डिस्टेंस से कम ही होगी, डिस्टेंस से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगी। अगर कभी हो सकता है तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, नहीं तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही डिस्टेंस की वैल्यू होती है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एमसीक्यू में पूछा जाता है व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इफ डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। तो ये ऐसे ऐसे दिया रहेगा 3-4, उसमें से आपको पता लगाना रहेगा। तो हमें उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।